हेलो स्टूडेंट, आज ट्रांसलोकेशन को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने गए वीडियो में पढ़ाया था कि किस तरह से प्लांट्स में ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स किन किन दिशाओं में मूवमेंट करते हैं। तो उसमें अपन ने चारों दिशाओं की बातें करी। चार दिशाओं का मतलब अपवर्ड्स भी जा रहा है सॉल्यूट, नीचे डाउनवर्ड्स भी जा रहा है, अगल बगल की ब्रांचेस में भी जा रहा है। इवन मध्य वाला जो पोर्शन में ऑर्गेनिक सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है वो ऊपर की ब्रांच में भी और नीचे भी जा रहा है, मतलब बाई डायरेक्शनल भी जा रहा है, जो आपको मैंने डायग्रामेटिकली भी समझाया था। और कुछ एक्सेप्शन भी बताए थे जो एक्सपेरिमेंट में शामिल नहीं हो पाते या वो उसको वेरीफाई नहीं कर पाते। उसमें मोनोकोटिलिडेंस या डाइकोटिलिडेंस के अंदर जो एम्फीफ्लोइक वास्कुलर बंडल वाली प्लांट्स होते हैं उनमें इस तरह के एक्सपेरिमेंट सफलतापूर्वक नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें फ्लोएम रह ही जाता है, कहीं कहीं फ्लोएम रिमूव नहीं हो पाता। और फ्लोएम रिमूव नहीं होगा तो जाइलम जो न्यूट्रिशन ऊपर तक पहुंचा रहा है वापस प्लांट्स पत्तियों से बनने वाले खाने को नीचे विभिन्न दिशाओं में पहुंचा रहे हैं, वो सारे फ्लोएम उठाने के बाद भी पहुंच रहा है। इसका मतलब उसमें एम्फीफ्लोइक फ्लोएम वास्कुलर बंडल फ्लोएम थे, अंदर की तरफ भी फ्लोएम थे, इसलिए वो वहाँ खाना पहुंचा, वो सर्वाइव कर रहा है प्लांट। तो इस तरह की अपन ने चर्चा करी थी। आज हम चर्चा करते हैं पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन। पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन तो मैं दो तीन चीज़ें आपको लेता हूँ जिसमें एक्सपेरिमेंट के बतौर पर समझाने की कोशिश करूँगा। पहला तो एक्सपेरिमेंट है रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट लेंगे हम केमिकल एनालिसिस, केमिकल स्टडीज ऑफ फ्लोएम सैप। और तीसरा लेंगे अपन रेडियो एक्टिव लेबल्ड कार्बन स्टडी, रेडियो एक्टिव लेबल्ड कार्बन स्टडी। इस तीन तरह के एक्सपेरिमेंट से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि प्लांट्स में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनका पाथ क्या रहता है, किस तरह से वो ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं, क्या रहता है। तो रिंगिंग एक्सपेरिमेंट तो मैंने आपको शुरुआत में इंट्रोडक्टरी पोर्शन में भी समझाया था कि ये जो प्लांट का कोई भी स्टेम है, शूट है, उसमें हमने आपको बताया था कि ये गमले में पॉट में लगा हुआ है और इसमें आप जो इस बाग वाले हिस्से को, जो बाग था यहाँ पे, उस बाग वाले हिस्से को हमने हटा दिया। उठाने से यहाँ से फ्लोएम रिमूव कर दिया। मोस्टली जो स्टिलर सिस्टम होता है वास्कुलर बंडल यहाँ है, जो जाइलम वाला पोर्शन है, और इसके बाहर वाले पोर्शन में जो ग्रीन कलर का भी है या उसके साथ साथ पेरिनियम टिश्यू है, तो उसके अंदर जो फ्लोएम रहता है जस्ट आउटसाइड द जाइलम स्टिल फ्लोएम इज देयर। तो इस फ्लोएम को यहाँ से जब हम रिमूव करते हैं तो इस वक्त जो ऊपर से खाना लीव से आ रहा है, लीव से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, सुक्रोज आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है, वो डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचते हैं, यानी कि सोर्स से सिंक की तरफ पहुंचते हैं। मैंने आपको चर्चा करी थी कि सोर्स क्या है और सिंक क्या है। मैं दोबारा एक बार फिर बता देता हूँ कि सिंक क्या होता है, जहाँ पर भोजन आता है और वो एटीपी के रूप में मेटाबॉलिक सिस्टम में यूज़ किया जाता है। जबकि सोर्स क्या है, जहाँ पर भोजन का निर्माण हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। तो भोजन का जो निर्माण हो रहा है लीव्स में, ग्रीन लीव्स में, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, यानी वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड ली जा रही है और पानी का जो टूटने से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बन रहा है, उस रिएक्शन को करा करके ग्लूकोज बनता है। वो ग्लूकोज अक्यूमुलेट होता है लीव्स के अंदर, बन करके तैयार हो जाता है और वहाँ से वो मीजोफिल सेल्स होती हैं। पहली साइड में तो क्लोरोप्लास्ट है, वहाँ पे तो बन रहा है, और मीजोफिल सेल्स
के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं और बेसोफिल सेल्स होती हैं। उन सेल्स में फ्लोएम जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, सॉलिड्स बने, ग्लूकोज बना, वो पहुंचता है। वहाँ से वो एंट्री लेता है फ्लोएम के अंदर। तो इस फ्लोएम में जो एंट्री ले रहा है इसको बोल रहे हैं हम लोडिंग। और लोडिंग होने के बाद जो कंप्लीट ये सोर्स के रूप में काम कर रहा है लीव्स। अब ये लोडिंग वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो फ्लोएम के माध्यम से नीचे स्टीलर सिस्टम में पहुंचता है। तो दैट मीन्स ये जो पोर्शन है ये तो जाइलम है और ये फ्लोएम है यहाँ पे, और बाकी टिश्यू है जो को तो आप जानते हैं। तो इस फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन नीचे की तरफ भी हो रहा है और ऊपर की तरफ भी हो रहा है। विभिन्न ब्रांचों में अलग अलग साइडों पर भी जा रहा है। सेम टाइम पे यदि ब्रांचेज बीच में उग रही हैं और यहाँ पे लीव्स भी लगी हुई हैं, पेरेनियल प्लांट है, तो यहाँ पे सेम टाइम पे ऊपर की तरफ भी न्यूट्रिशन जा रहा है और नीचे की तरफ भी जा रहा है। तो ये फ्लोएम के अंदर से जो मटेरियल नीचे आ रहा है, यदि आप यहाँ से फ्लोएम हटा दिया है और खाली जाइलम की वो स्टीलर सिस्टम छोड़ दिया है, और तो ये जो दोनों हिस्सा है खाली रहने के बाद यहाँ से जैसे जैसे ग्लूकोज नीचे की तरफ होता जाएगा तो ये धीरे धीरे स्वेलिंग ले लेगा, फूलने लग जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसकी वजह से ये बार्क वाला हिस्सा है ये चौड़ा होता चला जाएगा और ये अल्टीमेटली इतना फूल जाएगा कि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। और आप ये निकाल के स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज, अमीनो एसिड, नाइट्रोजनस बेस अब ये हैं। तो दैट मीन्स जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के द्वारा नीचे तरफ आ रहे हैं वो सारा यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। तो ये सिद्ध करता है कि डाउनवर्ड्स ट्रांसलोकेशन हो रहा है। इवन जो लीफ का प्राइमोर्डिया होता है और यहाँ पे लीव्स का जो एपिकल या अपेक्स होता है शूट का, ऐसे रूट का होता है, रूट में तो जा ही रहा है परंतु शूट का अपेक्स भी है। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में डिवीज़न होता है बार बार। तो ये डिवीज़न होने की प्रक्रिया कैसे हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे भी तो एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ ऊपर भी जा रहा है और एनर्जी दे करके यहाँ पे बार बार मल्टीप्लाई करने वाले सेल्स को ऊर्जा दे रही है और प्लांट की लॉन्ग लेंथ भी बढ़ रही है और साइड में गर्थ भी बढ़ रही है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से साबित होता है कि कहाँ पर पाथ रहता है और किधर जा रहा है। आप ऊपर का भी यदि फ्लोएम काटेंगे तो ऊपर में भी इस तरह से दिखाएगा। तो इससे तो ये लगता है कि डाउनवर्ड जा रहा है, परंतु ओवरऑल प्लांट्स को सब जगह एनर्जी चाहिए होती है। तो चाहे वो एपिकल सेल्स बन रही हों, डिवाइड होती हो, फ्लावर बन रहा हो, वहाँ पे एक्सिस में फ्लावर की बढ़ होती है तो वहाँ पे भी उसको भी खाना चाहिए होता है। तो ये सारा स्टडी करने से पता लगता है। दूसरा आता है केमिकल स्टडीज ऑफ फ्लोएम सैप। तो फ्लोएम सैप जो अपन को मिल रहा है, मान लीजिए कोई बार्क है और यहाँ पे हमने किसी एफिड को स्टाइलिड से पेनिट्रेट करा के, यानी जो इंसेक्ट है उस इंसेक्ट नेचुरल प्रोसेस में अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ग्लूकोज सबको अच्छा लगता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड सबको अच्छे लगते हैं, तो इंसेक्ट वगैरह भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ करते हैं तो एफिड से इंसेक्ट उसके बाद से होकर के उसमें जो पोर्स होते हैं उस क्षेत्र में से स्टाइलेट अपनी चोंच डाल करके और सकिंग करते हैं। तो जो सकिंग कर रहा है फ्लोएम के हिस्से में से ऑर्गेनिक कंपाउंड का सकिंग कर रहा है, उसका हमने कलेक्शन कर लिया और जो ऑलरेडी उस प्लांट के अंदर है उसको ले लिया। उन दोनों का एनालिसिस करके देखा गया साइंटिस्टों के द्वारा, तो पता लगा कि जो कंपाउंड्स फ्लोएम के सेल्स में थे वही एफिड के स्टाइलिड से निकले। तो दैट मीन्स मूवमेंट उनका हो रहा है, नीचे या ऊपर बार्क में भी हो रहा है। तो ये स्टडी करते हैं। तो दो स्टडी हो गए। तीसरा है रेडियोएक्टिव लेवल से पता लगाते हैं कि वास्तव में पाथ किधर है और किधर बन रहा है भोजन और कहाँ जा रहा है। इस इंस्ट्रूमेंट में जो बॉटनिस्ट हैं उन्होंने स्टडीज़ की, उसमें क्या किया कि जो प्लांट है उस प्लांट को आप ये माने ये उसमें गमले में लगा हुआ है, उस पर लीव्स लगी हुई हैं और इन लीव्स को इस साइड वाले लीव्स को छोड़ दिया और एक लीव्स ये है। तो इस लीव्स को एक कांच के बर्तन में
बंद कर दिया है। ग्लास का एक प्लेट सा बर्तन होता है उसमें बंद कर दिया। यहाँ से ओपनिंग छिद्र है, इसमें से अपन ने इसको कार्बन डाइऑक्साइड दी, कार्बन C14O2 रेडियो टेबल जो है कार्बन, वो जिसमें रेडियो एक्टिव के लक्षण आ जाते हैं, उस कार्बन की कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमने इसको उपलब्धता कराई। और ये जब इसमें उपलब्ध कराने के बाद यहाँ लाइट लेकर के और फोटोसिंथेसिस करता है, तो इसमें जो ग्लूकोज बना वो ग्लूकोज अब यहाँ ही थोड़ी रहेगा, ये सोर्स है, यहाँ से इकट्ठा होने के बाद ही जाएगा नीचे या ऊपर जहाँ पे भी इसकी रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ जो जा रहा है उस सोर्स में डाउनवर्ड्स भी स्टडी किया गया, ऊपर स्टडी किया गया, और जहाँ जहाँ पर स्टडी करना था वहाँ पे आइस कोल्ड का ट्रीटमेंट दे करके तुरंत उन टिश्यूज़ को आइस में बदल लिया गया। ऐसे ही ऊपर वाला कोई टिश्यू था उनको भी आइस में बदल दिया गया, इतना कोल्ड टेम्परेचर एक साथ दे करके उसको बर्फ में कन्वर्ट कर लिया गया। और उस जगह का जो हिस्सा था वहाँ पे एक्सरे से तस्वीर खींच के, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी की तस्वीर से ली, उस तस्वीर से जो काले काले स्पॉट्स दिखाई दे रहे थे उसमें कार्बन की उपस्थिति वहाँ मिली। तो दैट मीन्स जहाँ जहाँ पे वो डाउनवर्ड्स भी गया या ऊपर की तरफ गया, वो उस बात का हमें पता लग गया कि वास्तव में ही ऑर्गेनिक सॉल्यूट जो लीफ में बन रहे थे वो डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट के में डाउनवर्ड्स मूवमेंट करते हैं और अपवर्ड भी कर रहे हैं। तो ये सारे पाथ स्टडी करने के बाद पता लगे। तो मेरा कहने का आशय यह है कि जो प्लांट्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं उनका पाथ सब तरफ से होता है, जहाँ पर न्यू ग्रोथ हो रही है वहाँ पे ज़रूर पहुँचेंगे। और सोर्स और सिंक का जो इंटर रिलेशनशिप है उस पर अपन अब चर्चा करते हैं। सोर्स जो रिलेशनशिप है उसके बारे में आपको बताता हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि वास्तव में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बन रहे हैं वो सोर्स क्यों कहला रहा है और सिंक क्यों कहला रहा है, किस वक्त कौन सा सिंक बन जाता है। मोस्टली तो क्या होता है, रूट सिंक होती है। यदि ऊपर पत्तियों में खाना बन रहा है तो नीचे लीव तक पहुँचेगा, तो रूट तक पहुँचेगा स्टेम के थ्रू होते हुए, शूट के थ्रू होते हुए। तो वो सारा दोनों ही उस वक्त लीव्स तो सारी जितनी भी प्रोडक्शन कर रही हैं सोर्स हो जाती हैं, और जो रूट जहाँ पर लास्ट अल्टीमेट सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का रूट टिप पर काम कर रही हैं और लीव्स रूट्स की लंबाई बढ़ाने में, ग्रोथ करने में काम आती हैं, वहाँ तक वो खाना पहुँच रहा है। तो वो खाना आपको जो अक्यूमुलेट हो रहा है उस जगह इकट्ठा हो रहा है जा करके उन सेल्स के अंदर फ्लोएम के माध्यम से पहुँचता है। तो वो खाना है जो क्या कहला रहा है इस वक्त, वो जगह कौन सी क्या कहला रही है, सिंक कहला रही है, जहाँ पर रेडी फूड अवेलेबल है फॉर द यूज ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन कन्वर्ट इनटू द ATP। तो ये एक तरीके का आपको सोर्स और सिंक का रिलेशनशिप मैं बताना चाह रहा था। तो इसका रिलेशनशिप और चर्चा अपन इलाबोरेटली करते हैं। पहला तो वेजिटेटिव ग्रोथ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ जब हो रही है किसी प्लांट की, तो आप जानते हैं कि प्लांट्स में 3 वैरायटी के प्लांट्स उनकी लाइफ स्पान के आधार पर बांटे गए हैं, एनुअल, बाइनियल एंड पेरेनियल। एनुअल वार्षिक और बाइनियल द्विवार्षिक और पेरेनियल में बहुवर्षीय पौधे हैं। तो एनुअल में क्या होता है कि उनकी जो लाइफ स्पान होगी, चाहे वो 2 महीने की हो, चाहे 6 महीने की हो, चाहे 8 महीने की हो। क्रॉप्स में मोस्टली देखा जाता है कि वो अपनी लाइफ साइकिल इस सीमित पीरियड में ही पूरी करते हैं, 1 सीजन जो उनको मिल रहा है। तो उसमें वो प्लांट्स अपना वेजिटेटिव ग्रोथ भी करेंगे और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी करेंगे। दैट मीन्स वो अपनी शुरुआत सीड जर्मिनेट से शुरू करके प्लांट बनने तक, फिर उसमें फ्लावरिंग होने, फिर उसमें सीड सेट होना, फ्रूट का निर्माण होना, वहाँ तक पूरी लाइफ का साइकिल चला करके अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। तो ये एनुअल प्लांट्स होते हैं। तो उन प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ होना, सिंक तक खाना पहुँचना। सिंक का मतलब वहाँ पर इस वक्त जिनको साल भर से भी कम समय है, 6 महीने का समय मिल रहा है एक एनुअल प्लांट को अपनी ग्रोथ कर लाइफ फुल करने के लिए, तो वहाँ पर फ्लावर्स जहाँ पे उत्पन्न होंगे और सीड्स जहाँ फॉर्मेशन होगा वो हिस्सा उसका सिंक कहलाता है। आप यूँ माने कि गेहूँ का पौधा है या राइस का है,
उसको 6 महीने के अंदर फसल तैयार होनी है, वहाँ सीड सेट भी करना है। तो उस वक्त उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ भी होगी, जड़ों की मात्रा कम होती है। मोनोकोटिल्स में आपको पता है अपस्थानिक जड़ें होती हैं, बहुत लंबी जड़ें नहीं होती हैं और धरती के आसपास ही सुपरफिशियल रेंज में ही वो होती हैं, और जहाँ नमी का क्षेत्र होता है वहीं से न्यूट्रिएंट्स वो लेती हैं। तो उन प्लांट्स के अंदर हाफ टाइम लगभग ग्रोथ पे आ जाता है। उस वक्त सारा खाना है जो पत्तियों बन रहा है वो उसकी ग्रोथ पे चला जाता है। परंतु जैसे ही ग्रोथ का कंप्लीट हो जाता है काम, उसके बाद उसको फ्लावरिंग करनी है, तो उस वक्त जितना भी ग्लूकोज बन रहा है वो लीव्स के एक्सिस के अंदर डेवलपिंग फ्लावर के बर्ड्स के लिए खाना मिलना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स अब इस वक्त कौन सा बर्ड है जो सिंक हो जाता है। उससे पहले तो रूट एंड शूट ये सिंक रहते हैं उस वक्त जब उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती रहती है। परंतु जैसे ही रिप्रोडक्टिव ग्रोथ शुरू हो जाती है, तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का मतलब होता है जब फ्लावर बनना और सीड सेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सीड सेट होना और कंप्लीट फ्रूट का निर्माण होना। जब तक ये प्लांट का सेकंड फेज आएगा रिप्रोडक्शन वाला, उसमें भी ये इसका सिंक का काम करता है। तो सिंक लीव्स से सोर्स से तो अपन को खाना कहाँ पहुँच रहा है, लीव्स का वेजिटेटिव ग्रोथ होकर के सारा प्लांट का वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, शूट तैयार हो गया, लीव तैयार हो गई, सब कुछ रेडी हो गया। उसके बाद फ्लावरिंग प्लांट में जो एनुअल प्लांट है उसमें फ्लावरिंग करने के लिए वहाँ सिंक का काम करेगा फ्लावर की बड, वहाँ पे खाना मिला, फ्लावर के पार्ट्स बने, विभिन्न पार्ट्स बने, वहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, सीड सेट होने के लिए भी वो खाना चाहिए, वो एनर्जी चाहिए और वो खाना बनना शुरू हो गया। तो इस तरह सीड सेट होकर के फ्लावर अपने आप को पूरी तरह से उस लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये रिलेशनशिप समझ में आया आपके कि जो सोर्स है वो लीफ अपना खाना बना करके वेजिटेटिव ग्रोथ कराता है, वेजिटेटिव ग्रोथ करा करके फिर फ्लावरिंग करता है, यानी रिप्रोडक्शन वाला स्टेज पे आ जाता है, और जहाँ पे सीड सेट करके प्लांट की लाइफ खत्म हो जाती है। पर ये एनुअल प्लांट में ये हो रहा है, तो बाइनियल में क्या है, बाइनियल में भी यही हो रहा है। ये 1 साल तक वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, 1 सीजन तक, दूसरे सीजन में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता है। जबकि पेरिनियल प्लांट में क्या हो रहा है कि पेरिनियल प्लांट कंप्लीट लाइफ साइकिल उसकी पूरी जब तक वो जीवित है जब तक चलता रहता है, मतलब हर सीजन में वो वेजिटेटिव ग्रोथ भी करेगा और हर सीजन में वो फ्लावरिंग भी करेगा, सीड सेट भी करेगा। तो वहाँ पर हमेशा लीव्स तो सोर्स बनी रहती है और शूट और रूट सिंक बने रहते हैं, साथ में रिप्रोडक्शन करने के लिए रिप्रोडक्टिव पार्ट जो भी बनेंगे लीफ एक्सिस के अंदर वो भी सिंक का काम करते हैं। इस तरह से उनका लाइफ साइकिल का स्पान चलता रहता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ट्रांसलोकेशन के मामले में सोर्स सिंक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे हम विभिन्न थ्योरीज लेंगे कि किन किन थ्योरी के आधार पर कहा जा सकता है कि जो ट्रांसलोकेशन होता है वो किस तरह से होता है। थैंक यू।